नमस्कार मित्रों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के तीसरे लेक्चर पर। सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की बात की, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की बात की। दूसरे लेक्चर में मौलिक रूप से हमारी चर्चा का विषय था प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, और उसके साथ हमने अकाउंटिंग के 6 प्रोसेसेस को भी डिस्कस किया आपके साथ। आज का टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पर चर्चा करेंगे और उसको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग से कोरिलेट करेंगे। कई सारे ऑथर्स, कई सारे विद्वानों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग को इस तरह से एक साथ लिखा है जिससे लगता है कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, जबकि वास्तविक बात ये हुई कि ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ये दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं। और द आईसीआई अपने ड्राफ्ट्स में इसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं हम लोग आज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, आज हम लोग इसी बहस पर, इसी तथ्य पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टर्म कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट कितने हैं, ये तो कहना कम होगा, जितना कहें उतना कम होगा, क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य हैं आज के दौर में अकाउंटिंग के। किसी कंसर्न्स के स्टैब्लिशमेंट से लेकर और उसके ऑपरेशन तक की सारी प्रक्रियाएं अकाउंटिंग कंट्रोल करता है। अकाउंटिंग के अंतर्गत उसके सारे प्रोसेसेस को हम लोग स्टडी करते हैं, तो अकाउंटिंग उसे कंट्रोल करता है। लेकिन 6 मौलिक टर्म्स की बात करेंगे हम लोग। 5 मौलिक टर्म्स की, 6 नहीं, सॉरी, 5 मौलिक टर्म्स की बात करेंगे हम लोग, जो 5 ऑब्जेक्टिव्स में अकाउंटिंग के सारे ऑब्जेक्टिव्स को समेटने का प्रयास किया गया है। पहला टर्म सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिस्टमैटिक recording of transactions and events. Recording of transactions and events. Transactions and events. ये पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का हुआ, जिसके अंतर्गत सबसे पहली बात ये हुई कि किस तरह से हम लोग ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करें। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि इस ऑब्जेक्टिव को सिर्फ रिकॉर्डिंग के अंतर्गत, रिकॉर्डिंग प्रोसेस से पूरा किया जा सकता, क्योंकि यहाँ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग के अंतर्गत कहने का दृष्टिकोण यह है कि रिकॉर्डिंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो यह कह सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, अकाउंटिंग के पहले ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होता है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन दोनों। फिर एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोई भी कंसर्न रिकॉर्डिंग क्यों करती है, तो दिस इज बेसिक प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ये नहीं होगा तो आगे के कोई प्रोसेस होंगे ही नहीं। मेमोरी का स्ट्रेंथ इतना नहीं होता कि उस हर एक ट्रांजैक्शंस को छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशंस भी आज के दौर में याद करके रख सके, ऐसा व्यवहारिक नहीं है। तो इसलिए ये उसके पूरक के रूप में भी काम करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ये लीगल एविडेंसेस का भी काम करता है। आपने जो इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड किया है, क्लासिफाई किया है, सिस्टमाइज करके रखा आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो लीगल एविडेंसेस के रूप में भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। कानून उसे मानती है, विधान के द्वारा उसे माना जाता है। तो कई सारे ऑब्जेक्ट हमारे अकाउंटिंग करने के हैं जो इस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत अंतर्निहित है, इंक्लूडेड है, इंसर्टेड है। सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग एक हेड के रूप में कह सकते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब आइए दूसरा ऑब्जेक्टिव, कोई व्यापार करता है, हम लोग सामान्य दृष्टिकोण से जानते हैं व्यापार करता है लाभ कमाने के लिए, व्यापार
का दृष्टिकोण ही यही होता है कि वो लाभार्जन करने के लिए आर्थिक क्रियाएं किया जाना, तो लाभ कमाने के लिए। तो अकाउंटिंग का एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो जाता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ कंसर्न, संस्था के परिणामों को निर्धारित करना, परिणामों को की गणना करना। परिणाम का तात्पर्य यहाँ क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ कंसर्न इन अ फाइनेंशियल ईयर और लॉस ऑफ कंसर्न इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो उसको एसेस करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ कंसर्न। रिजल्ट स्पष्ट करता है कि प्रॉफिट और लॉस क्या है कंसर्न का, ऑर्गेनाइजेशन कितना लाभ कमाई या कितना हानि हुआ। और फिर चलिए प्रोसेस से इसको कोरिलेट करके देखिए। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंतर्गत समराइजेशन प्रोसेस है। समराइजेशन प्रोसेस में हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट या लॉस को एसेस करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं हम लोग, या इनकम स्टेटमेंट कह सकते हैं। और दूसरा उसके पोजीशन को जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो एक ही जबकि हमने देखा कि पहले ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए दो प्रोसेस इन्वॉल्व है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, लेकिन तीसरे प्रोसेस से दो ऑब्जेक्ट पूरा होता है। पहला ऑब्जेक्ट ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाने से रिजल्ट ऑफ कंसर्न डिटरमाइन होता है, और दूसरा बैलेंस शीट, समराइजेशन के अंतर्गत बैलेंस शीट जो बनाते हैं उससे ascertainment of the position of concern, ascertainment of the position of concern, संस्था का पोजीशन क्लियर होता है। पोजीशन ऑफ कंसर्न, पोजीशन का तात्पर्य उसके एसेट्स एंड लिएबिलिटी के असेसमेंट से है। तो समराइजेशन प्रोसेस से हमारे ये दोनों ऑब्जेक्ट पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा चौथा और महत्वपूर्ण उद्देश्य है अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग ये भी तय करे कि व्यवसाय के ऋण भुगतान करने की क्षमता कितनी है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसे पता होना चाहिए कि वो किस हद तक लिएबिलिटी ऑब्टेन कर सकती है, उसके स्ट्रेंथ कितने हैं। इसको जानने के लिए अकाउंटिंग किया जाता है। अकाउंटिंग का एक मेजर ऑब्जेक्ट हुआ। तो टू नो अबाउट द solvency capacity of concern, हम संस्था के सोल्वेंसी कैपेसिटी को असेस करते हैं। यह भी अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स में काफी महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब आइए कि इसके बाद तो अकाउंटिंग एक बड़ा ही बेहतरीन सलाहकार है। किसका? तो टॉप मैनेजमेंट का। टॉप मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो इसके लिए उसके पास आंकड़े होने चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन उसे अकाउंटिंग से मिलता है। तो अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्ट हो जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल करावे। तो टू provide the data for rational decision making, अकाउंटिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में ये भी है कि अकाउंटिंग की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे इंफॉर्मेशन अवेलेबल करावे टॉप मैनेजमेंट को जिसके आधार पर रैशनल डिसीजन लिया जा सके। यहाँ रैशनल शब्द का तात्पर्य आप जानते हैं कि परिमित,
जो परिभाषित किया जा सके, अर्थात अर्थपूर्ण निर्णय लिया जा सके, उत्कृष्ट निर्णय लिया जा सके। यही 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हैं। आप अपने तरीके से इसको अपने रिकॉर्ड में ले लेंगे। अब हमें जो डिस्कस किया कि हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस से हमारे ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे होते हैं, उस बात को हम बहुत छोटे से पीरियड में दिखाना चाहते हैं। इन 5 ऑब्जेक्टिवों को हम ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3 के रूप में लिखते हैं। यहाँ भी आपको समझाने के लिए ऑब्जेक्टिव और दूसरा प्रोसेस, इस दोनों में क्या संबंध है, अकाउंटिंग प्रोसेस से हमारे ऑब्जेक्ट कैसे पूरे होते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव 1, इसको पूरा करने के लिए 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है। पहला प्रोसेस रिकॉर्डिंग, दूसरा प्रोसेस क्लासिफिकेशन। ये दोनों ही प्रोसेस जब हम अपनाते हैं तो हमारा अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्ट पूरा होता है। एक ऑब्जेक्ट के लिए हमें ये दोनों प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव 2 जो डिटर्मिनेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ कंसर्न था, और ऑब्जेक्टिव 3 जो असर्टेनमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ कंसर्न था, उसे अचीव करने के लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जिसको हम लोग समराइजेशन का नाम दिए हुए हैं। समराइजेशन अर्थात समराइजेशन प्रोसेस से हमारे अकाउंटिंग के 2 ऑब्जेक्ट पूरे हो जाते हैं, ये बताना चाह रहे थे हम। अगला ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव 4 जो है ऑब्जेक्ट 4 और ऑब्जेक्ट 5, इस दोनों के लिए हमें अकाउंटिंग का चौथा प्रोसेस हमारे लिए आवश्यक है, एनालिसिस। ये दोनों अचीव करने के लिए हम एनालिसिस करते हैं। चौथा प्रोसेस है हमारा एनालिसिस। उसको अचीव करने के लिए हमें एनालिसिस से हम 2 और ऑब्जेक्ट पूरा कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद के जो इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन क्या है, तो आप सभी बेहतर जानते हैं कि इंटरप्रिटेशन तो एनालाइज डेटा को कोरिलेट करना है और उससे रिपोर्ट तैयार करना है, जबकि इसके बाद वाला जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन, वो इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट करना, यूजर्स तक कम्युनिकेट करना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस से हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग किस प्रकार से पूरा होता है। आज यहीं खत्म करेंगे हम लोग। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे फंक्शंस, नेचर, एटसेट्रा एटसेट्रा। थैंक यू।